नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु तो प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज शुभ ईद या ईद उल फितर का दिन है। मैं और हमारे राजनीतिक संगठन या हमारे राजनीतिक संगठनात्मक परिवार भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से देशवासियों को ईद उल फित्र की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। यह हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में शांति और भारतीय भाईचारा की स्थापना करने में सहायक सिद्ध हो। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल हमारे उन भारतीय भाई बहनों से एक विनती करना चाहेगा, एक इंतज़ार करना चाहेगा कि आप ईद मनाइए, लेकिन ईद मनाने के लिए भीड़ में इकट्ठा मत होइए, भीड़ इकट्ठा होने मत दीजिए और भीड़ में आप जाइए मत। इसमें बड़ी खतरनाक कोरोना की लहर चल रही है और ऐसी गतिविधियां उस खतरनाक कोरोना की लहर को या उसकी लपट को बहुत तेज कर देंगी। और एक बात का हमारे ये भारतीय भाई बहन जो कि ईद मना रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की आपदा होती है, आफत होती है, कोरोना की तरह या कोई महामारी हो या बाढ़ हो या सूखा हो या कोई भी बड़े बड़े दंगे भी हों, जो भी हो, इसकी मार हमेशा गरीबों पर ही पड़ती है। खास करके कोरोना के समय में जिसमें ये चीज़ें बिल्कुल बेनकाब हो गई हैं कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे भारतीय भाई बहन, खासकर हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन को उचित सेवा ये दे सकें। दिखाने के लिए कुछ भी करें तो फिर भी ध्यान रहे कि इस तरह की जो आफत या आपदा होती है उसकी मार जो है हमारे गरीब भारतीय भाई बहन जो कि साधन विहीन होते हैं सबसे अधिक पड़ती है। तो ये ईद जो खुशी और शांति और सद्भाव और भाईचारे का एक प्रतीक है, द्योतक है, हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहनों के लिए मातम न बन जाए, इसका जरूर ध्यान रखें।
और जैसा कि कुछ हमारे वरिष्ठ भारतीय भाई बहन ने इस बात की सलाह भी दी है, जो अभी मैं कह रहा हूँ कि भीड़ भाड़ में ईद बिल्कुल न मनाएं, भीड़ भाड़ से बिल्कुल बचें, घरों में मनाएं, और मोबाइल इत्यादि की सुविधाएं हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग है और भी सुविधाएं हैं, तो उनका उपयोग, उनका इस्तेमाल करते हुए वो ईद मिलन का जो उनकी ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में भीड़ में, और यानी भीड़ होने से कदाप सर्वथा जो है बचें और बचाएं, और हमेशा ध्यान रखें वो हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों के चेहरों को कि इसकी माल उनके ऊपर जरूर पड़े। इतनी सी इंतज़ार है मेरी और भारतीय जनता के दल की, हमारे उन भारतीय भाई बहनों को जो ये इतना देश के लिए शांति सद्भाव और भारतीय भाईचारा स्थापित करने का ये जो त्यौहार है, जो मना रहे हैं। अब कुछ ऐसी बातें जो हमारे भारतीय समाज में भारतीयता का जो मुहिम अभियान भारतीय जनता दल अभी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से चलाने की कोशिश कर रहा है, उसमें बाधक बन रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सरीखे जो और फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके छूट भैये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कुछ जो संबोधित करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए, सभ्य राष्ट्र के लिए सर्वथा जो है वो अपमानजनक है। वो कहते हैं इनको जिहादी, उनको कहते हैं इनको पंचर पुत्र इत्यादि और कई शब्दों से कहते हैं। जो संगठन, और खासकर वो संगठन जो सत्तासीन है, अपने नागरिकों को संबोधन से सम्मान नहीं दे सकता और अपने छुट भइयों से उनको अपमानित करवाता है, वो क्या दे सकता है उनको? एक शब्द के संबोधन से जो उसको सम्मान तक नहीं दे सकता है, वो और क्या दे सकता है वो संगठन और बीजेपी वाले। और इसी सत्यता के पृष्ठभूमि में जरा आप लोग आकलन करिए कि ऊंचे मन से जो मोदी महोदय बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, ये खुद बताएं मोदी जी और बीजेपी वाले कि सबका साथ सबका विश्वास कैसे आएगा जब आपके छूट भैये हमारे ही देश के नागरिकों को, हमारे देश के भारतीय भाई बहनों को इन अपमानजनक शब्दों से, पंचर पुत्र और जिहादी के नाम से उनको अपमानित करते हैं, संबोधित करते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे संगठनों को, ऐसे दलों को। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी और उसके जो इर्द गिर्द संगठन हैं, उन्हीं के द्वारा यह हमारे भारतीय भाई बहनों को अपमानित करने वाले शब्द नहीं कहे जाते हैं। इसके पहले जो सत्ता में आसीन थी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, वह इन्हीं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से और इनको आतंकित करके, और इनको आतंकित करने में इस आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि खुलेआम छाती चौड़ा करके हमेशा इस देश को वो हिंदू राष्ट्र बोलता है।
भारतीय जनता ताकत दल ने भी और लोग भी जानते होंगे। यह देश हमारा भारत के संविधान से चलता है, उसके द्वारा नियंत्रित है, उसके द्वारा आदेशित है, उसके द्वारा संचालित है। इसलिए सिर्फ ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी वो ये ऐसा वो हिंदू राष्ट्र बोल करके एक दहशत, आतंक, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो बोला। और फिर इसी जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज़ के एजेंट, जो कि उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ मुल्ला और मौलवी पूरे समाज को उस दहशत को और बढ़ाते हैं और कहते हैं हाँ ये आरएसएस और बीजेपी जब इनका आएगा तो ये इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और उस दहशत और उस खौफ का इस्तेमाल करते हुए ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस इनसे उस खौफ और दहशत का शोषण करती है। कहते हैं कि हाँ मेरी झोली में आओ, हमारा वोट बैंक बनो और मैं हिंदू राष्ट्र इसको नहीं बनने दूंगा। और उस खौफ और उस दहशत का शोषण इस कदर होता है कि इतने सालों तक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने चुनाव के वक्त कोई एजेंडा चलता ही नहीं था, सिर्फ एक ही एजेंडा चलता था कि बीजेपी को हराना है। और उस बीजेपी को हराने में इस इस्लाम आस्था वाले वोट बैंक पर और भी दलों की जो गिद्ध दृष्टि हमेशा रहती थी, उनमें आपस में होड़ लगती थी। और हमारे इन दहशत और खौफ के अधीन अपना जीवन गुजार रहे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के सामने ये दावा करते थे कि मैं बीजेपी को हरा सकता हूँ, मैं बीजेपी को हरा सकता हूँ, खास करके उत्तर प्रदेश में इसको होड़ लगती थी। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के उस मेस्मराइज्ड, उस मेस्मराइजेशन को हिंदी में कहते हैं कि हाँ वो नज़रबंद दृष्टिकोण कि सिर्फ बीजेपी को हराना है, एक ही मुद्दा चलता था। न उनके लिए गरीबी मुद्दा था, न उनके लिए शिक्षा मुद्दा था, न उनके लिए रोजगार मुद्दा था, न उनके लिए आत्म प्रतिष्ठा का मुद्दा था। सिर्फ बीजेपी को हराना है। सिर्फ ये जो दहशत खौफ आरएसएस ने शुरू की और उसका शोषण और उसका दोहन एनपीसी ने अपने इन्हीं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किया। तो जरा सोचिए कि ये जो एनपीसी जो 60-70 सालों तक जिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कि उनको वोट बैंक बने रहे, उनकी बदौलत सत्ता का भोग किया, वो क्या ख्याल रखती है हमारे वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में, उसका भी नमूना देखिए। उसके एक बड़े नेता कहते हैं कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो रहें, इनको गटर से निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये जहर है उस पार्टी का जिसने इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का शोषण किया, दोहन किया, उनके वोट से सत्ता का भोग किया। इस तरह से अपमानजनक दुर्भावना ये जेएनपीसी अपने मन में पाली हुई थी। और बात सिर्फ जेएनपीसी तक ही नहीं है, ये हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समझें कि जिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट पर सपा हो, माने समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश की, या उत्तर प्रदेश की बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या टीएमसी हो,
और भी इस तरह से जो इनके वोट पर गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं, वह भी अपने अंदर इसी प्रकार का अपमानजनक दुर्भावना पाले रहते हैं। फ़र्क बस इतना ही होता है कि ये बीजेपी के और उसके जो छुटभैये हैं वो सरेआम मुंह से बोलते हैं, और वो जो है पब्लिक नहीं बोलते हैं, वो आड़े आड़े बोलते हैं। बस फ़र्क इतने ही, वो भी दुर्भावना पाले रहते हैं। तो इस कड़ी हकीकत को हमारे सभी, हालांकि ये ईद का मौका है, लेकिन मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो वो भी समझें कि वो भी इसी प्रकार की दुर्भावना पाले रहते हैं, और इसी दृष्टिकोण से वो हमारे इसी बुरी दृष्टिकोण से आप हमारे इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों को देखते भी हैं। वो वोट के लिए कुछ भी अपना नाटक करें, अपना चेहरा बदलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यथार्थ हमारे खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से सुने। कल एक समाचार देखने को मिला कि कोई जीएनपीसी का कोई एजेंट, चमचा, जो भी कर लीजिए, तमाम शब्द हैं, लेकिन सारे शब्द जो है उनकी प्रासंगिकता खलास हो गई, इनकी दुष्टता के आगे समाप्त हो गई। तो अपने चेहरे पर वो नर पिशाच के रूप में मोदी जी को, अमित शाह को और किसको नड्डा वगैरह को लगा करके वो राष्ट्रपति से कहने जा रहा है कि इन नर पिशाचों को बर्खास्त करें। भारतीय जनता दल इस जीएनपीसी को गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज को कहना चाहता है। बीजेपी तो नहीं कहेगी, बीजेपी का काम है इस जीएनपीसी को बचाना। तो भारतीय जनता दल उसको कहना चाहता है कि देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों की हत्या कराने वाला वो नर पिशाच है। हमारे देश में 6 से लेकर 7 से दंगे करा करके हमारे भारतीय भाई बहनों का कत्ल करने वाला वो नर पिशाच है। 84 में हमारे 6000 से अधिक सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को का कत्ल करने वाला नर पिशाच है। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण नामी गिरामी राजनीतिक हस्तियों, और सबसे बड़े तो सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराने वाला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कराने वाला, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कराने वाला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करने वाला वो नर पिशाच है कि इस देश में कोई और है। पहले इस आईने में ये जीएनपीसी देखे, और अब सभी आदरणीय भारतीय आवाम का ये फर्ज बनता है कि उसको यानी असली और सबसे खतरनाक और भयावह भयंकर नर पिशाच कौन है, इसका आईना उसको जरूर दिखाए इस जीएनपीसी। तो लेकिन ये कायर मोदी नहीं दिखाएगा, ये कायर बीजेपी नहीं दिखाएगी। ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की है। वो तो बचा रही है, बचाएगी। तो वैसे भी इन सबों की आदत है। चुनाव में वो जो गद्दार थी सोनिया गांधी बोलती थी कि इन्हीं मोदी जी को गुजरात दंगों के लिए कि मौत का सौदागर, और इन्हीं के एजेंटों ने जो गोधरा में पूरी ट्रेन जलाया, पहले वही गद्दार सोनिया गांधी इस देश को बताया है कि मौत का यानी उसी के संबंध में मौत का सौदागर कौन है। सोनिया नहीं है, एनपीसी वाले नहीं हैं, ये सवाल है। ये बहुत बेशर्म और बेहया कौम है। ये अपनी कभी आदत से बाज आने वाली नहीं है।
इसीलिए तो भारतीय वाम का दल कह रहा है कि ये सब मानने वाले नहीं हैं। इनका इलाज मतपेटी है। मतपेटी पर देखिए, इस तमाम उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि इनके करतूतों के विषय में आप जानिए और ठीक से जानिए और अच्छे से जानिए। सत्यता ये है, इसको जानिए और बगैर कोई कष्ट उठाए, बगैर कोई आंदोलन किए, बगैर कोई धरना प्रदर्शन किए, बगैर कोई अनशन किए, बगैर कोई आमरण अनशन किए, सिर्फ आपको मन में ठानना है। इसी को तो कहते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन। इन सारी शक्तियों को जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी और कस वाम दल, और कोई कहे कि नहीं हमने तो इस जेएनपीसी को वोट नहीं किया, हमने सपा को वोट दे दिया, वो उतना ही अपराध है। सबको नष्ट में नाबूद करना है। समाजवादी पार्टी को भी, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी, टीएमसी को भी, शिवसेना को भी, एनसीपी को भी, वाईएसआरसी को भी, डीएमके को भी, एआईएडीएमके को भी, अकालियों को भी। ये सब के सब काले अंग्रेज हैं। ये हमारे आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश को समझा के मरे थे। उन्होंने कहा था कि हम तो अपनी जान दे देंगे और खुशी खुशी दे देंगे, खुशी खुशी दे देंगे। और इन प्राणों की आहुति से ये बाहर के जो सफ़ेद अंग्रेज़ों को हम भगा भी देंगे। लेकिन इस देश के अंदर जो काले अंग्रेज हैं, जो कि अपने सत्ता हथियाने की साजिश में इस देश को जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत और भी स्वार्थ भरे हथियारों से इस देश को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इस भारतीय समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इन सभी काले अंग्रेजों का अंत करना होगा। वो अंत वेलवेट रेवोल्यूशन के द्वारा मतपेटी करना हो, शून्य करना हो। अब ये पूरी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के कंधों पर है और उनको सिर्फ मन में ठानना है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, अक्सर पूछते थे कि आप कौन ठाकुर हैं, हम आपसे श्रेष्ठ ठाकुर हैं। उसमें भी वो स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण कि हम ऊंचे तुम नीचे। ब्राह्मणों में भी हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो नीच वाला ब्राह्मण। ये गंदगी अभी समाज में अभी भी पड़ी हुई है और इस तरह की गंदगियां और भी भारतीय समाज के और भी हिस्सों में जरूर होगी और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये गंदगियां भारतीय एकता की शत्रु है। इन गंदगियों का सफाई करना होगा और ख़ास करके भारतीय एकता का जब व्यवहार आएगा, ये सारी दीवारें टूटेंगी। कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो कम श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम श्रेष्ठ ठाकुर, वो कम श्रेष्ठ ठाकुर, इसी तरह और भी सबको तोड़ना है। इसलिए जरा समझ जाइए कि भारतीयता जो है कितना जरूरी है। बताइए, आज भारतीय जनता दल भारतीयता के आधार पर समता की बात करता है, लेकिन वो रूढ़िवादी विचार हम नहीं कहते कि काफ़ी लोगों में हो, लेकिन अभी भी है। लेकिन ऐसा बोला कि इस तरह के जो तत्व होते हैं रूढ़िवादी, उनकी सबसे बड़ी दुष्टता ये होती है कि वो पूरे समाज पर हावी होना चाहते हैं। ये कट्टरवादियों का ये सबसे बड़ी एक उनकी वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है कि होते तो हैं मुट्ठी भर, लेकिन पूरे समाज पर वो हावी होना, क्योंकि हमेशा लगातार जो है वो चेष्टा करते हैं। ये उनकी विशेषता है। तो ये भारतीयता का जो अस्त्र है, भारतीय व्यवहार का जो हथियार आपके हाथ में है, उसके द्वारा इन सारे
दुष्टताओं का अंत आप कर सकते हैं कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा है और न कोई अलग है, न कोई किसी से भिन्न है, सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। ये भावना सब में आनी चाहिए, तब जाकर के इस तरह के जो रूढ़िवादी समाज विरोधी खतरनाक विचारों का अंत हो। और इसके बाद कुछ समाचार ऐसे आ रहे थे कि जो ये सर्वोच्च न्यायालय है वो मोदी सरकार को परेशान कर रहा है, वो टास्क फोर्स बना रहा है। बात सही है भाई, करना तो सरकार को है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टास्क फोर्स बना के क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानना चाहिए कि इसके पहले सोनिया मनमोहन के ज़माने में जो कालाधन के लिए SIT बनाई थी और उसने SIT कॉन्स्टिट्यूट भी कर दिया था, गठित भी कर दिया था, उसको सोनिया मनमोहन की UPA सरकार उसको लागू ही नहीं कर रही थी। तो इस सुप्रीम कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि करना तो सरकार को है, केंद्र सरकार को, और उनकी क्या हालत है यह देश भी देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी जानती है इस बात को। हाँ, लेकिन परेशान करने वाली बात तो माने हो सकती है, थोड़ा सा सख्ते में माने सरकार पड़ सकती है, लेकिन करना तो उसी को है। और क्या कर रही है और कितने घिनौने तरीके अपना रही है सिर्फ JNPC को बचाने के लिए। और JNPC की जो सोनिया मनमोहन नहीं सोनिया और राहुल जो है सिर्फ चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, एक भी ये नहीं करें भाई हम लीजिए दवा के लिए, रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जो लूटा वो पैसा उनका है कम से कम 120 लाख करोड़ में से कुछ आप लोग दे रहे हैं या नहीं। ये सिर्फ जो है अपना एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं। और ये कायर और निकम्मे मोदी और उनकी सरकार के लोग जो है उनको चिट्ठियों पर जवाब दे रहे हैं, और उस जवाब को ये गद्दार किस्म के TV चैनल जो है दिखा रहे हैं। अच्छा, सुनने में आया कि कोई जी न्यूज़ का कोई था कार्यकर्ता, वो हमारे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि हमको गद्दार कहते हैं। अरे भाई, किसी के कहने पर क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे ही चैनल पर आकर के वो सुनील चोपड़ा कह रहा है कि खबरदार चीन का नाम मत लीजिए। वो गद्दार सुनील चोपड़ा खाता है यहाँ का, और वो भारत और जिस थाली भारत में खाता है, चीन के पक्ष में गद्दारी करते हुए उसी थाली में छेद करता है और सरेआम बोलता है उस चैनलों पर। तो इसी को तो गद्दारी कहते हैं कि और कोई गद्दारी है। और ये इस तरह की गद्दारी जो है लगभग सभी TV चैनल वाले कर रहे हैं। TV चैनल वाले सिर्फ जी न्यूज़ अपवाद नहीं है, सभी। इसीलिए तो भारतीय जनता दल बताता है कि भाई ये TV चैनल वाले भी जो इस देश के लिए बहुत बड़े अभिशाप और गद्दार हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के विषय में कहा गया कि ये जो है अब मैंने इनके जो कुछ सिपा सालार हैं BJP वाले, वो कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह से कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये देखे वो देखे। इनको जब कुछ ठोकर लगती है तब भारतीय जनता दल ने कई बार बताया है कि भाई संस्था के रूप में ये हमारी जो न्यायपालिका है विश्व में बिल्कुल इम्पैरेलल है, अद्वितीय है, इसके बराबर कोई नहीं है। हमारे जो राजभक्तों ने और विद्वानों ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब इत्यादि लोगों ने बहुत परिश्रम करके, बहुत अपना मस्तिष्क इसमें खपा करके इन संस्थाओं को मजबूत करने वाला प्रावधान दिया है भारत के संविधान में। इसमें कोई शक नहीं। समस्या है कि इस इतनी ताकतवर, इतनी इकबाल वाली संस्था में इस JNPC ने अपने तत्वों और एजेंडों को भर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इसका सर्वोच्च न्यायालय का एक स्वर्णिम उसका रिकॉर्ड रहा है, उसका इतिहास रहा।
कुछ नमूने आपको हम बता रहे हैं, आप जरा इसको देखें। सन 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी पूरे देश में तपी हुई थी, कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री उसके खिलाफ चूं तक नहीं बोलता था, और यदि किसी को बोलता हुआ मिल गया, सुबह तक उसका पत्ता साफ। ये आतंक था इंदिरा गांधी का 70 के दशक में। उस इंदिरा गांधी के खिलाफ इंदिरा गांधी के दहशत के माहौल में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच जगमोहन लाल सिन्हा की वो चुनाव में धांधली के आरोप के चलते उसके रायबरेली चुनाव को उसने रद्द कर दिया। और इस तरह की चुनाव की धांधली तो अब तो आम हो गई है। ये जो टीएमसी मैंने ममता बनर्जी जीती है, ये तो धांधली के बल पर ही जीती है ये। और उस तरह की धांधली तो आम है, लेकिन उसको भी संज्ञान में लिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और भी उसके रिकॉर्ड हैं। 2 बार वही तपी हुई इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कटघरे में खड़ी हुई थी। और जब वो आई तो आने के पहले जगमोहन लाल सिन्हा, जो जस्टिस वो जगमोहन लाल सिन्हा थे, अपने सारे कर्मचारियों को बोल रखे थे कि उस इंदिरा गांधी के आने पर कोई भी स्टाफ खड़ा नहीं होगा। क्यों? वह इस कोर्ट में प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आ रही है, वो एक मुजरिम की हैसियत से आ रही है। किसी भी स्टाफ को इंदिरा गांधी के आने पर खड़ा होने नहीं दिया। और 2 बार वो उस कटघरे में खड़ा हुई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ। शांति भूषण जो है वो वकील थे। काफ़ी देश के लोग कह रहे हैं कि भाई इस तपी हुई इंदिरा गांधी को बहुत जलील कर लिया। कि जगमोहन लाल सिन्हा थोड़ी रहम तो करेगा ही, छोड़ देगा। लेकिन नहीं, वो जगमोहन लाल सिन्हा सिंगल जज बेंच वाला उनके चुनाव को रद्द कर दिया। और मैं तो उसमें मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और हम एक बार एसोसिएशन में इसके कलेक्ट्रेट के बार एसोसिएशन में बैठे हुए थे। शाम को ये समाचार पत्र आया और उसमें ये लिखा था कि भाई चुनाव ही रद्द नहीं, उसने आदेश किया था कि इंदिरा गांधी इज़ नाउ नो मोर पीएम, ये आदेश दिया था। तो ये इकबाल था कि उस तपी हुई इंदिरा गांधी को कि वो आदेश दिया कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदेश का वो क्या करे। ये इकबाल था। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नाम और पूरी न्यायपालिका का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा। और मैं जब दक्षिण भारत में जब नौकरी कर रहा था और दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी के नाम से बहुत कि भाई वो बहुत तपी हुई प्रधानमंत्री थी, वो बराबर हमसे पूछते थे कि सर वो जगमोहन लाल सिन्हा कौन था कि जो इतनी तपी हुई वो इंदिरा गांधी को हराया। न्यायपालिका का ये इतिहास है, ये रिकॉर्ड है। कुछ और भी अब इससे बात जरूर है कि उसी में कुछ ये जो वामपंथियों के समर्थक कुछ न्यायपालिका में पहुँचे हैं, वो इसकी जो है प्रतिष्ठा को आँच लगाते हैं। जगमोहन लाल सिन्हा ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की न्यायपालिका को, उसको वामपंथी मानसिकता वाला सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या जज जो है वी आर कृष्ण अय्यर ने उसको तबाह कर दिया और उसको उस पर स्टे लगा दिया। तो समस्या इन तत्वों से है। और भी रिकॉर्ड जरा देखिए, उससे ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं। लेकिन एक उदाहरण और सुनिए।
प्रीविपर्स का मामला था। प्रीविपर्स एक ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे सरदार पटेल ने जो 562 रियासतों का विलय कराया था भारत में, तो वो राजा नवाब कहे थे भाई कि ये हम विलय कर जाएंगे तो हमारा जो खर्चा पर्चा कैसे चलेगा, और आप सब यानी मान प्रतिष्ठा अब छीन लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, सरकार आपका जो खर्च है वो उठाएगी। तो उसी का नाम था प्रीविपर्स। और यदि प्रीविपर्स को ख़त्म करना था तो उनकी सहमति से करते ना। जब आपको उनको मिलाना था तो आपने लालच दिया उनको प्रीविपर्स का। तो उसी प्रीविपर्स को इन्हीं कम्युनिस्टों के कहने पर तमगा लूटने के लिए जो है ये इंदिरा गांधी ने उसको ख़त्म करने का एक वो किया। और ख़ास करके वो इंदिरा गांधी जो कि कांग्रेस तोड़ी थी उसमें। अब वो अलग से एक बहुत बड़ा विषय है। उधर यदि चले जाएंगे तो फिर ये विषय जो है वो भटक जाएगा। तो और उसके तोड़ने का मुख्य कारण ये था कि इसने जो कांग्रेस का जो आधिकारिक जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के लिए, नीलम संजय रेड्डी के खिलाफ अपना जो उम्मीदवार इसने खड़ा किया इंदिरा गांधी ने। और फिर इसी कांग्रेस में इस तरह से वो मोबिलाइज किया कि अपने कैंडिडेट को, वो यानी बीबी गिरी थे, वो जितवा दिया कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजय रेड्डी को हरा करके। यही कांग्रेस के विभाजन की जड़ है, कारण है। तो खैर इस पर यदि आवश्यक होगा तो कभी और चर्चा कर लेंगे, या वीडियो भी जारी हो सकता है। तो वो क्या है कि वो इंदिरा गांधी इन्हीं सब पापों को छुपाने के लिए प्रीविपर्स फलाने ठिकाने बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह एक सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए उसने किया है। तो प्रीविपर्स को समाप्त करने का बिल जो है लोकसभा से तो इसने पारित करवा दिया। राज्यसभा में एक वोट से एक मत से वो गिर गया। फिर भी चूँकि वो बीबी गिरी को, जो कि कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार को हरा करके वो उसको लाई थी, उससे वो दस्तखत को करवा दिया। अब यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई, और उसमें हमारे देश के बहुत ही सख्त किस्म के मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। उनकी अध्यक्षता में बेंच बैठी और न्यायपालिका और ख़ास करके सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में तो पहला वाक़या आया कि भारत के राष्ट्रपति को पेश होना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय में, पेश करवाया। तो लोग कह रहे हैं भाई कि राष्ट्रपति को ये पेश करवा दिया तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रहम करेगा, लेकिन नहीं। उनकी पूरी वफादारी भारत के संविधान के प्रति थी, और ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जो कि राष्ट्रपति के मुंह पर कालिख और न्यायपालिका का सर और उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी ऊंचा किया। सारे फैसले का तो वर्णन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन मुख्य उन्होंने बोला था कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है, वो जिसको चाहे उसको नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बंधा हुआ है, उसका आदर करने के लिए बाध्य है, वो मुगलिया बादशाह नहीं है। इतना बड़ा तमाचा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के मुंह पर मारा, उसके मुंह को काली किया। ये बेमिसाल जो है वो फैसला इससे न्यायपालिका और खास करके सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को बहुत ऊंचा लिया। ऐसे लोग रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में जो उसकी प्रतिष्ठा को बचाए हैं। और इसी सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस HR खन्ना, हरिराम खन्ना, जो कि बहुत सख्त किस्म के जज थे, और उस 70 के दशक में
जबकि इंदिरा गांधी तभी हुई थी, इस जस्टिस HR खन्ना से बहुत डरती भी थी और इनको भारत का मुख्य न्यायाधीश इसने बनने नहीं दिया। ये वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ थे, सबसे सीनियर थे। इनसे एक जूनियर मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश माने, उसको वो उल्लंघन किया और वो HR खन्ना साहब को इस्तीफा देना पड़ा। इसके पहले इसी तरह की दुष्टता ये इंदिरा गांधी ने और किया था कि 3 वरिष्ठतम जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को उसका उल्लंघन करके चौथे को जो अजित नाथ राय उसको बनाया भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये होता है न्यायपालिका की परंपरा की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या ये करने वाली इंदिरा। इसको बीजेपी वाले नहीं कहते। और ये लोकतंत्र की दुहाई देता है ये गद्दार राहुल गांधी। ये लोकतंत्र की हत्या है। और भी भाई कई वाकयात हैं जो कि किस तरह से लोकतंत्र को रौंदा है, किस तरह की लोकतंत्र की हत्याएं की, तमाम वाकयात। तो और भी सुप्रीम कोर्ट के वो उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाने वाले और भी फैसले हैं, जिसमें इमरजेंसी के दौरान इस न्यायपालिका को आतंकित करने की कोशिश कर रही थी इंदिरा गांधी। उस समय भी ये हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका जो है डरी तो जरूर, लेकिन एक हद तक। और ख़ास करके वो बताना ज़रूरी है। अब क्योंकि ये एपिसोड लंबा ना हो जाए, इसका भी हमको ध्यान है कि भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं अंग्रेजी में, उसकी अंतिम बैठक थी वो 26 नवंबर 1949 को। उस दिन जो है उन महापुरुषों ने जिन्होंने भारत के संविधान को बनाने में योगदान किया था, तो अपनी अलग अलग टिप्पणी कर रहे थे कि भाई ये हमारा संविधान बना कैसे है, अलग अलग किया। ये बहुत एक विस्तृत मामला है। तो इसको लेकर के हम ये ज़्यादा इस वक्त मैंने ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और आवश्यक होगा तो किसी और विषय को लेकर के इसको विस्तार से बताने की कोशिश होगी किसी और मौके पर। तो उसमें जब ये बाबा साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा कि इसमें जो धारा 32 है, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, या उसका दूसरा नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, या हिंदी में बोला जाएगा कि न्यायिक समीक्षा या संवैधानिक उपचार, 2 नाम है उसके, धारा 32। तो उन्होंने कहा कि इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सभी ने विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में से एक संविधान बनाया है। ये धारा 32 है, और धारा 32 के आधार पर ही ये कहा जा सकता है इस देश में सुप्रीमेसी न्यायपालिका की है, सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट की है। इसी धारा 32 को ख़त्म कराने के लिए इस इंदिरा गांधी ने क्या क्या नहीं किया। उसने देखिए, माने संविधान संशोधन के लिए जो धारा है संविधान में, उसका वो है 368 कि कैसे कैसे ये अधिकार मिले हुए हैं इसको, संसद को। और संविधान संशोधन के लिए इसकी दुष्टता देखिए, ये वो इंदिरा गांधी का कि वो इसी संशोधन करने वाले जो प्रावधान है संविधान का 368, उसी को वो संशोधित करने लगी कि ये संसद को निर्बाध शक्तियाँ मिल जाएं वो संशोधित करने की। तो जब इस तरह का संशोधन मैंने 368 को संशोधित करने का मामला उस इमरजेंसी के दौरान, जिसमें वो आतंकित कर रही थी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को, मामला उनके सामने आया। उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया कि बहुत तगड़ा तमाचा इस संसद के ऊपर भी और इंदिरा गांधी के ऊपर भी दिया।
और उसमें लिखा अंग्रेज़ी में, और ये तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी करते हैं यानी वो उनको भी याद होगा। उसने लिखा था अंग्रेज़ी में है कि द डोनी ऑफ ए लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ इट्स अमेंडिंग पावर कन्वर्ट इट्स लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड पावर। इसको संक्षेप में बताया जा सकता है कि कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, ये शक्तियाँ जो मिलती हैं वो भारत के संविधान से मिलती हैं। तो ये शक्ति, उन शक्तियों के ये डोनी है। डोनी मन प्राप्त करता। डोनर कौन है? भारत का संविधान। तो भारत के संविधान डोनर है और ये न्यायपालिका, कार्यपालिका या और विधायिका ये सब डोनी है, यानी ये पाता है, वो दाता है। तो उसने कहा कि ये जो संसद है एक सीमित शक्तियों का एक पाता, प्राप्त करता, सिर्फ संशोधन करने की शक्ति के आधार पर अपनी सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। बहुत तगड़ा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने वो इस संसद के ऊपर मारा था, और इंदिरा गांधी के भी गाल पर, मुंह पर मारा। तो बहुत वो रिकॉर्ड रहे। और आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा कि ये जो न्यायपालिका की दुर्दशा हुई है वो उसमें ज़्यादा रोल इस संसद का है। संसद के पास भी इस न्यायपालिका को दुरुस्त करने के लिए निर्बाध पावर है। इम्पीचमेंट, महाभियोग नैतिक रूप से इतनी गिरी हुई है। मैंने संसद नहीं गिरी हुई है। संसद में जो तत्व आते हैं लगभग, मैंने कुछ अपवादों को छोड़ करके, समाज का जो सबसे गंदा तत्व है वो उस संसद में पहुंच रहा है। यही तो अभिशाप है इसका चुनाव आयोग का कि वो जो है समाज के सबसे गंदे तत्वों को अब तक वो भरता रहा है इसे संसद में। और नैतिक रूप से इसे इतना गिरी हुई, मैंने इन तत्वों के द्वारा गिरी हुई ये संसद है। आज तक एक भी जज का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो इम्पीचमेंट नहीं कर पाए। आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाए कि इम्पीचमेंट बहुत ही जो है वो सुधार करने वाला एक शक्ति दी गई है इसको, संसद को। लेकिन जो खुद ही नैतिक रूप से गिरा हुआ है वो क्या कर सकता है। खैर, इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।